What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टूलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि अगले सप्ताह से जो है मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन की वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप लोग प्रैक्टिस साथ में कर सकें। और जो भी वीक में हम लोगों ने डिस्कस किया है वो काफी हद तक कई सारी चीजें जो हैं वो आप लोग की रिवाइज यहाँ पर हो जाएंगी। यानी कि जो आप लोग डेली रेगुलरली टॉपिक पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, पर लेकिन टॉपिक पढ़कर अगर क्वेश्चन भी आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे तो कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। तो एक तरीके से आप लोगों का टेस्ट भी हो जाएगा कि भाई साहब टकटकी लगाकर सुना है या फिर मजे कर रहे थे वीडियो के अंदर में, ठीक है। तो उस चीज का भी पता चल जाएगा। तो आइए जानते हैं एक एक पॉइंट ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर सकें और सारी चीजों को आप लोग यहां पर जान सकें। तो क्वेश्चन पहले आप लोगों को पढ़कर बताऊंगा, उसके बाद में आप लोगों को क्वेश्चन को देखना है और वीडियो को पॉज कर लेना। पॉज करने के बाद में क्वेश्चन का आंसर देना और उसके बाद में आगे बढ़ना है। अगर इस तरीके से आप लोग चीजों को करोगे तो आप लोग लंबे समय तक चीजों को याद रख पाओगे। अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो बहुत बढ़िया बात है। मतलब क्यों? क्योंकि गलत हो गया तो इसका मतलब है कि कुछ नया आप लोगों को सीखने को मिलेगा। और अगर आप लोगों का सही हो गया तो और भी बढ़िया बात है। क्यों? क्योंकि जो आप लोगों ने पढ़ रखा था वो आप लोगों को याद है, ठीक है। तो दोनों हाथों में लड्डू है, इसलिए हैरान, निराश और परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। तो बात करेंगे क्वेश्चन के साथ में आगे बढ़ेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के सामने अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर यहां पर बात की जा रही है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू लासा फीवर। जो लासा फीवर है वो रिसेंटली अभी न्यूज में था काफी ज्यादा, क्योंकि इसकी वजह से यूके के अंदर कई सारी जो लोगों की जान चली गई थी, तो ये न्यूज में आ गया था। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन बनाया था, जिसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन को पढ़िए, उसका आंसर दीजिए, उसके बाद में फिर मैं आप लोगों को आंसर बताता हूं। बात क्या की जा रही है? बात यहां पर की जा रही है कि लासा फीवर जो था वो पहली बार डिस्कवर किया गया था 1969, यानी कि 1969 में पहली बार यहां पर ये नाइजीरिया के अंदर देखने को मिला था। दूसरा बोला जा रहा है लासा फीवर जो है यहाँ पर ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। तीसरा बोला गया कि ये जो फीवर है ये चूहों की वजह से फैलता है, यानी कि जो चूहे हैं उनकी वजह से फैलता है यहाँ पर ये। और ये प्राइमरली जो फाउंड किया जाता है ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में आप लोगों को ये देखने को मिला था। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर? और सबसे पहले आप लोगों को ध्यान यहाँ पर देना है कि करेक्ट पूछा गया या फिर इनकरेक्ट पूछा गया है। तो एग्जामिनर जो है आप लोगों के मजे लेने पर आता है तो जरा जरा सी चीजें आप लोगों को फिर चेक करने के लिए मजबूर कर देता है, तो उस पर आप लोगों को हमेशा ध्यान देना है। तो बात क्या की जा रही है? ए में बोला गया कि 1 और 2 सही है, बी में बोला गया 2 और 3 सही है, सी में बोला गया 1 और 3 सही है और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव सही है। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर? ए, बी, सी, एफ और डी, ये आप लोगों को बताना है। मैं फिर आप लोगों को बोल रहा हूं, वीडियो को पॉज कर लेना, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना और उसके बाद में फिर आप लोगों को आंसर देखना है। इस तरीके से वीडियो को लेकर चलना है, टेस्ट की तरीके से, बिल्कुल, ठीक है। तो कर लिया अटेम्प्ट आंसर? चलिए अब आंसर देखिएगा। आंसर है इसका सी आंसर सही है। मतलब क्या हो गया इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर कि 1 और 3 सही है, पर लेकिन सेकंड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है। आखिर क्यों, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं ये फीवर निकल के कहां से आया। तो ये निकल के आया नाइजीरिया से। तो नाइजीरिया आप लोगों को यहाँ पर मैप में दिख रहा है, यहाँ पर ये, ठीक है। तो यहां से ये निकल कर आया और ये वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है। अगर आप लोग प्रॉपर इमेज को देख पा रहे हैं, ऊपर नाइजर हो गया, इधर चैड आप लोगों को देखने को मिलेगा, इधर टोंगो हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आसपास वाले एरिया भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, और गल्फ ऑफ यहाँ पर गुनिया हो गया। तो ये पर्टिकुलर एरिया लोकेशन आप लोगों के माइंड में होना चाहिए अगर कंफ्यूजन से आप लोग बचना चाहते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये होगी पर्टिकुलर लोकेशन इसकी। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो नाइजीरिया के अंदर से निकल कर आया, पहली स्टेटमेंट सही होगी, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। और 1969 की बात की जा रही है। दूसरा बोला गया बैक्टीरिया की वजह से, और ये स्टेटमेंट हमारी गलत भी थी। तो इसका मतलब क्या हो गया? बैक्टीरिया की वजह से नहीं, किसी और चीज की वजह से। और वो चीज क्या है? वो चीज जो बैक्टीरिया बोला गया वो बैक्टीरिया नहीं है, ये लासा वायरस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वायरस की वजह से यहाँ पर ये बीमारी होती है। और जो चूहे होते हैं ना, चूहे का नाम भी थोड़ा सा स्पेशल है यहाँ पर ये, यानी कि चूहे भी जो है वो थोड़े स्पेशल प्राणी है। चूहे की भी इज्जत कर थोड़ा नाम लेना उनका, क्योंकि इनका नाम है यहाँ पर माटोमैस, ठीक है। तो माटोमैस जो रैट है उनकी वजह से यहाँ पर ये होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिलती है। और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसके लिए तो भाई साहब बहुत ही ज्यादा खतरनाक है ये। अगर प्रेग्नेंट वुमेन को ये हो गया, और खासकर प्रेग्नेंट वुमेन अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में है, यानी कि 6 से लेके अगर 9वें महीने के बीच में है उसकी प्रेगनेंसी, तो ये समझो कि उसकी तो जान लेकर ही ये मानेगा, इतनी ज्यादा खतरनाक है। वैसे इसकी मोर्टेलिटी ज्यादा नहीं है, यानी कि वैसे लोगों की जान ज्यादा नहीं जाती है, पर लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर बड़ा गुस्सा रहता है ये, आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में बेसिक कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। और न्यूज में इसलिए था क्योंकि यूके के अंदर यहाँ पर अभी कई सारे लोगों की जान चली गई इसकी वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में आ गया था, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पूरा टॉपिक आप लोगों का रिवाइज हो जाएगा। इस तरीके से चीजें जो है वो मैं कवर करता हुआ चलूंगा। पर लेकिन यार मजा तभी है अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर आप लोग साथ में आंसर देते हुए चले। और इसी के साथ में आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि वीडियो के एंड में जितने क्वेश्चन है उनमें से देखेगा आप लोग कितने सही हुए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे।
ये एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने बात की जा रही है, कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा पहली बार क्वाड के बारे में बताया गया। क्वाड ये क्वाड्रिलेटरल डायलॉग होता है जिसमें टोटल मिलाकर 4 कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं। तो 4 कंट्री है इसलिए इसका नाम क्वाड रखा गया है, क्योंकि 4 भुजाएं जिस तरीके से क्वाड की आप लोग देखते हैं उसी के बेस पर आप लोग समझ सकते हैं। तो बोला गया है यूएसए के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, इंडिया के द्वारा या फिर जापान के द्वारा। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है ए बी सी एफ डी, सही आंसर इसका क्या है। देखता हूं कौन सही आंसर देता है, एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इसका आंसर कम से कम आप लोगों को देना है। अटेम्प्ट कीजिए, देखता हूं किसका तुक्का जो है सही लगता है। अगर इसने पढ़ा भी नहीं है कम से कम आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आंसर क्या है यहां पर, आंसर है इसका डी यानी कि जापान। तो जापान को मैप में देखता हूं। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जहां जहां पर मैप का इंपॉर्टेंस होगा वहां पर मैं मैप भी दिखाता चलूंगा, यानी कि आप लोगों के मैप की भी प्रैक्टिस साथ साथ में होती रहेगी। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। जापान आप लोगों को मैप में दिख रहा है, जापान की कैपिटल जो है वो टोक्यो आप लोगों को देखने को मिलेगी। ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो सी ऑफ जापान देखने को मिलेगा। देखिए येलो सी इधर हो गया, ठीक है, जो कि साउथ कोरिया के थोड़ा सा साइड में हो गया, और यहां पर सी ऑफ जापान हो गया, और इधर हो गया ईस्ट चाइना सी। तो ये तीनों सी में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। अगर नॉर्थ से साउथ में लगाने के लिए आ जाए तो क्या करोगे, तो आप लोग कंफ्यूज आ जाओगे। तो कंफ्यूज आना नहीं है, सबसे ज्यादा नॉर्थ में सी ऑफ जापान है, थोड़ा सा नीचे आओगे येलो सी, और उसके नीचे आओगे ईस्ट चाइना सी। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। और थोड़ा सा और नीचे आओगे तो ये वो कंट्री है जो कि सबसे ज्यादा फिलहाल न्यूज में, जिसको बोलते हैं ताइवान। तो ताइवान की कैपिटल है ताइपेई, ठीक है। तो ये अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बताते हैं, पर लेकिन चाइना बोलता है ऐसे थोड़ी ना छोड़ेंगे भाई साहब तुमको, तो वो वाली कंडीशन है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नीचे है फिलीपीन, जो आप लोग जिसके बारे में याद रखते हैं, ठीक है। तो यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं यहां पर, ठीक है। तो फिलीपींस वो कंट्री है जो कि हमारी कंट्री से अभी एक मिसाइल खरीद रही है। उस मिसाइल का जरा नाम तो बताइए आप लोग, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहां पर डी हो गया जापान। थोड़ा सा कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन बता देता हूं। क्वाड एक ग्रुपिंग है जो कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान के द्वारा यहां पर मिलकर बनाया गया, जिसमें ये फ्री, ओपन और प्रोस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में बात करते हैं। जब शब्द मैं बोलता हूं इंडो पैसिफिक रीजन तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब यहां पर ये होता है कि जो इंडियन ओशन है, इधर आओगे इंडियन ओशन हो गया यहां पर ये, और इधर आओगे आप लोगों को पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा। तो पैसिफिक और इंडियन ओशन के बीच में जितनी भी कंट्री है उनका ध्यान रखना है। किससे ध्यान रखना है, एक बदतमीज देश है यहां पर जिसका नाम है चाइना, उससे ध्यान रखना है, क्योंकि वो जब बदतमीजी काटता है तो वो अपनी दादागिरी दिखाता है। तो उसकी दादागिरी को बेसिकली बस्ते में रखना है बंद करके, ताकि यहां पर सारी कंट्री अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। तो इसलिए इसके फ्री के बारे में बात की गई। सबसे पहले यहां पर जो इसके बारे में बात की गई थी, यहां पर बात की गई थी शिंजो एबे के द्वारा, जो कि जापान के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, और काफी अच्छा याराना था इंडिया के साथ में इनका, यानी कि वन ऑफ द बेस्ट प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो इंडिया के लिए जापान के हुआ करते थे। आगे तो जैसी होगी वो एक अलग बात है। तो इनके द्वारा बोला गया था 2007 में इनको बेसिकली देखिए इसको कहते हैं विजनरी लीडर, उन्हें कहते हैं लंबी चीजों को सोचने वाले। तो 2007 में इनके द्वारा ये बातें सोची गई थी, और आगे चलकर फिर यहाँ पर जो यहाँ पर बेसिकली चाइना के जो प्रेशर में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का पार्ट नहीं बना था, और इंडिया काफी एंड तक गुस्सा रहा यहाँ पर इस मुद्दे को लेकर कि उस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया के प्रेशर में आकर इंडिया उस टाइम पर चाइना के प्रेशर में आकर ऑस्ट्रेलिया पार्ट नहीं बना। तो इंडिया ने काफी लंबे समय तक यहाँ पर इस मुद्दे के ऊपर गुस्सा किया था, और बाद में जाकर फिर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को जो है वो बेसिकली हाँ बोली थी, ठीक है। यानी काफी लंबे समय तक यहाँ पर मालाबार एक्साइज में भी इंडिया ने मना कर दिया था ऑस्ट्रेलिया को पार्टिसिपेट करने से। मालाबार एक्साइज जो है वो इंडिया और यूएसए के बीच में स्टार्ट हुई थी 1992 में, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। मालाबार एक्साइज एक ऐसी एक्साइज है जो इंडिया और यूएसए के बीच में आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। आगे चलकर जापान जुड़ गया और फिर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जुड़ गया, तो चारों की चारों क्वाड कंट्री आप लोगों को उसमें देखने को मिल जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाते हैं, अगर ध्यान से सुनोगे तो आंसर जो है कभी भी गलत नहीं होने दूंगा एग्जाम में, बस थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से सुनिए चीजें, ठीक है, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नीति आयोग के द्वारा भी यहाँ पर एसोसिएशन किया गया यहाँ पर एक पर्टिकुलर पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के साथ में, ठीक है, जैसे आप लोगों को पेटीएम देखने को मिलता है, फोन पे हो गया, अमेजन पे हो गया, गूगल पे हो गया, तो उसके साथ में मिलकर यहाँ पर हमारी कंट्री में बेसिकली अभी यहाँ पर एक बोला गया फिनटेक ओपन हैकाथन। तो ये फिनटेक ओपन हैकाथन क्या है, इसके बारे में बेसिकली आप लोगों को बताना है। ये एक तरीके से ऐसा है कि ओपन चीजें हैं बिल्कुल कंप्लीटली, और यहाँ पर एक तरीके से कोई भी आए वो पार्टिसिपेट करे, और हैकाथन होता है एक तरीके का कंपटीशन यानी कि मिलकर पार्टिसिपेट करो और जो प्रॉब्लम है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में उसका सॉल्यूशन निकाल के दो। तो ये होता है, ठीक है। जैसे कोई आप लोगों को बोलने लगे यार देश के अंदर आज के में जो खासकर अगर बात करें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जो प्रॉपर वे में वैक्सीन नहीं मिल पाई है, तो यहाँ पर अगर अभी उनको वैक्सीन नहीं मिल पाई तो क्या दिक्कत रहेगी, तो क्या सॉल्यूशन होना चाहिए उनके लिए। तो बोलूं कि चलो एक ऐसा एक ऊपर एक हैकाथन कराते हैं ऐसा, और देखते हैं क्या दिक्कत है और क्या क्या सॉल्यूशन आप लोग सजेस्ट कर सकते हो। तो ऐसे बोला जा रहा है। तो सही आंसर क्या है, ए में बोला गया गूगल पे, बी में बोला गया पेटीएम, सी में बोला गया फोन पे, और डी में बोला गया अमेजन पे। तो सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी, ये आप लोग को बताना है। अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद में आंसर दीजिए, उसी से आप लोग चीजों को लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो आंसर क्या है इसका, आंसर है सी, फोन पे, ठीक है। बात करते हैं कई सारी यहाँ पर
जो नीति आयोग के द्वारा अभी यहाँ पर एसोसिएशन किया गया है बेसिकली फोन पे के साथ में, जो एक डिजिटल पेमेंट प्रोवाइडर है यहाँ पर हमारी कंट्री में, और मिलकर दोनों काम कर रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से फाइनेंशियल ओपन हैकाथॉन, जो फिनटेक ओपन हैकाथॉन है वो बेसिकली साथ में लाए जा सके, ताकि जो भी फिनटेक एरिया में सॉल्यूशन निकाले जा सके। अभी जो शब्द है यहाँ पर फिनटेक, इसका क्या मतलब है? फिनटेक का मतलब है बेसिकली फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी। फाइनेंशियल मतलब जैसे बैंकिंग सिस्टम हो गया, आज के दिन में सब चीजें ऑनलाइन चल रही है, तो जिस तरीके से बैंकिंग सिस्टम में सारी चीजें ऑनलाइन चल रही है, तो ऑनलाइन चीजों में एक तरीके से डायरेक्ट आप लोगों को टेक्नोलॉजी का नाम ही नजर आएगा, ठीक है। तो बिना टेक्नोलॉजी के तो ऑनलाइन चीजें हो नहीं सकती, तो इसलिए मुद्दा यहाँ पर आता है किस तरीके की चीजों को आप लोगों को लेकर चलना है। तो यानी कि अगर आज के डेट में आप लोग चीजों को ढंग से लेकर चल पाओगे और उसके बारे में आप लोग समझ पाओगे, तभी आप लोग चीजों को अच्छे से याद रख पाओगे, यानी कि तेरे चीजों में सिस्टम में कहां दिक्कत आ रही है तो उसको सुधार पाओगे। तो यहाँ पर ये काफी बड़ा रोल प्ले करेगा यहाँ पर, तो फोन पे के साथ मिलकर यहाँ पर काम किया जा रहा है, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे यार फोन पे जो है वो किसकी कंपनी है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फोन पे जो है वो आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर कर्नाटक में देखने को मिलेगा, बेंगलुरु के अंदर, ठीक है बेसिकली। तो ये इंडियन कंपनी है जो कि ये लगभग 7 साल पहले बनाई गई थी 2015 के अंदर में, और आज की डेट में काफी बड़ी कंपनी आप लोगों को यहाँ पर होती नजर आएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर ये फोन पे जो है यहाँ पर इसके जो पापा हैं फोन पे के, तो ये भी आप लोग याद रखना है। तो फोन पे जो है वो फ्लिपकार्ट के अंदर में आती है, फ्लिपकार्ट के द्वारा खरीद लिया गया था, और फ्लिपकार्ट के पापा कौन है? फ्लिपकार्ट के पापा है यहाँ पर वॉलमार्ट, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यानी कि फोन पे के जो दादा हैं वो वॉलमार्ट है आज की डेट में, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आप लोग इसके बारे में याद रखना है। तो यहाँ पर आज के डेट में टेक्नोलॉजी को यूज करके लोगों तक कैसे हम लोग को एजुकेट कर सकते हैं, लोगों को कैसे बैंकिंग सिस्टम पहुंचा सकते हैं, और अब तो फिलहाल हम लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो कैसे हम लोग यहाँ पर लोगों तक क्रिप्टो करेंसी पहुंचा सकते हैं, ये बेसिकली पर्पज यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये कई सारी चीजें ऐसी हैं जिसको आप लोग समझ सकते हैं, और आज की डेट में कहीं बहुत सारे लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। आप में से कितने ऐसे जो फोन पे यूज कर रहे हैं कोई फोन पे या फिर पेटीएम वगैरह, मतलब इनमें से कौन सी सर्विस आप लोग यूज कर रहे हैं? गूगल पे, पेटीएम, फोन पे या फिर अमेजन पे? बताइए ABCD कौन सी आप लोग यूज कर रहे हैं इनमें से, ठीक है। बेसिकली ऐसा है कि आप लोग ये सर्विस यूज कर सकते हैं, अगर एक से सेटिस्फाई नहीं है और लग रहा है दिक्कत है, दूसरी पर आप लोग जंप कर सकते हैं, इसलिए इनके बारे में थोड़ा सा याद रख सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है और बहुत ज्यादा न्यूज में भी था, और पूरा टॉपिक जो था मैंने आप लोगों का कवर किया था। बात की जा रही है यहाँ पर, कई बार देखिए आप लोगों को पता तो होता है ये चीजें कहां पर है, अगर कोई पूछ ले कहां पर है तो आप लोग जरा सी देर में बोल दोगे यार आसाम के अंदर है, पर लेकिन अगर पूछ लिया जाए यहाँ पर कि इनको अरेंज करना है आप लोगों को कि वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है, यानी कि वेस्ट से चलना है इस साइड से और ईस्ट की साइड में आप लोग को जाना है, तो इनको ऐसे अरेंज करना है, तो आप लोग फिर कैसे अरेंज करोगे? तो तब तक लोकेशन नहीं पता होगी तो अरेंज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इसके बारे में देखते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। बात की जा रही है यहाँ पर बेसिकली ए हो गया, 1 में हो गया काजीरंगा, बी में हो गया नामेरी, डी में हो गया, 3 में हो गया यहाँ पर बेसिकली दियांग, ठीक है, और डी में हो गया मानस। तो इनको लगाना है आप लोगों को, ठीक है, इनको आप लोगों को वेस्ट से ईस्ट में लगाना है। तो ए में बोला गया 1, 2 एंड 3 सही है, वो सॉरी 1, 2, 3 एंड 4 है, बी में बोला गया 2, 3, 1 एंड 4 है, सी में बोला गया 3, 4, 1 एंड 2 है, और डी में बोला गया 4, 2, 1 एंड 3 है। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर? तो ये ऐसी चीजें हैं यार, देखो याद होगी तो कर पाओगे वरना नहीं कर पाओगे, पर लेकिन थोड़ा सा हल्का सा एक आइडिया आप लोगों को होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो आंसर क्या है बताइए, फिर इसके बाद में आप लोग आंसर देखेगा। सही आंसर है इसके यहाँ पर डी आंसर यहाँ पर सही है। तो सबसे आप लोग को अगर वेस्ट में आप लोग जाओगे तो सबसे ज्यादा आप लोग को देखने को मिलेगा कौन सा है सबसे ज्यादा वेस्ट में, यह है रायमोना। तो रायमोना जो है सबसे वेस्ट में है यहाँ पर। दूसरे नंबर पर आप लोग को देखने को मिलेगा यह है मानस, ठीक है। तीसरे नंबर पर यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा ओरेंग। चौथे नंबर पर है नामेरी, 5वें नंबर पर है काजीरंगा, 6ठे नंबर पर है यहाँ पर बेसिकली दिब्रू-सिको, और 7वें नंबर पर है दियांग। तो सबसे ज्यादा अगर ईस्ट में आप लोग जाओगे तो यहाँ पर ये है बेसिकली दियांग पटकई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है, जिसके बारे में आप लोग को आइडिया होना चाहिए। और लेटेस्ट अभी जो ऐड किए गए हैं यहाँ पर, ये किया गया है रायमोना नेशनल पार्क और बेसिकली दियांग पटकई नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये नए ऐड किए गए हैं अभी आसाम के अंदर में। तो टोटल मिलाकर आसाम के अंदर में 7 नेशनल पार्क इस तरीके से हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा एक ऐसा क्वेश्चन बन गया जो कि आप लोगों को पता तो रहता है, पर लेकिन पता रहते रहते भी गलत कर देते हो। तो इसलिए इनके बारे में अगर ढंग से यादें रख पाओगे चीजें, तो ही आप लोग ढंग से क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पूछ लेता हूं आप लोगों से। आसाम राज्य जो है वो हमारी कंट्री में कितने राज्य के साथ में बाउंड्री को टच करता है, ये आप लोग को बताना है। यानी कि आसाम की बाउंड्री देखिए कौन कौन से राज्य के साथ में टच करती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया गया था मेरे द्वारा, जिसमें मैंने लेदर इंडस्ट्री के बारे में इंडिया की कंडीशन आप लोगों को समझाई थी। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोगों को दे दिया। तो एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग इसका आंसर देंगे और आप लोगों को कुछ ना कुछ चीजें याद होगी, आप लोग भूले नहीं होंगे। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फुटवेयर और लेदर गारमेंट्स का, यानी कि जो चमड़े के कपड़े और सामान होते हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रोड्यूस जो है वो इंडिया करता है। दूसरा बोला गया इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है आफ्टर चाइना लेदर गारमेंट्स का।
तो सही आंसर क्या है यहाँ पर? ए में बोला गया ओनली वन, यानी कि एक सही है, बी में बोला गया दूसरा सही है, सी में बोला गया दूसरा और तीसरा दोनों सही है, और डी में बोला गया भाई साहब कोई सा भी सही नहीं है। तो यहां पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट है, इसको अटेम्प्ट कीजिए, देखता हूं कौन सी आंसर देते हैं, तभी यहां पर चीजें समझ पाएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या है यहां पर सही? इसका आंसर सही है इसका बी, यानी कि सेकंड स्टेट सही है। इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर चाइना। चाइना पहले नंबर पर घुलमंडी मारकर बैठा हुआ है, और इंडिया जो है यहाँ पर जो बेसिकली दोनों चीजों में सेकंड नजर आएगा, यानी कि चाइना टॉप पर है, तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फुटवेयर में और लेदर गारमेंट्स के अंदर भी आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड, और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है आफ्टर चाइना ऑफ गारमेंट्स के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो, ठीक है। अगर बात करें इंडस्ट्री के बारे में तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, हाई एक्सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलता है देश के अंदर में, क्योंकि हमारे देश में काफी ज्यादा आप लोगों को जानवर देखने को मिलेंगे, और जानवरों की खाल से हम लोग यहाँ पर लेदर बना रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसको बेचा जा रहा है। तो टॉप 10 जो फॉरेन एक्सचेंज जो अर्नर है यहाँ पर हमारे देश के अंदर में, उसमें आप लोगों को लेदर नजर आएगा। तो लेदर की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे देश में, और बहुत लार्ज स्केल पर लोगों को ये क्या करता है, जॉब भी देता है। लेदर की बेल्ट, लेदर के पर्स, लेदर के जूते आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, ठीक है। लेदर की कई बार जो गद्दियां बनाई जाती हैं मोटरसाइकिल वगैरह आप लोगों ने देखा होगा इन सब चीजों में। तो कई सारी चीजें आप लोग यहाँ पर यूज करते हैं। लेदर के कौन कौन से आइटम है आप लोगों को पता ही है सारी चीजें। आप लोगों को कोई और एक्स्ट्रा याद आ रहा हो तो आप लोग भी बता सकते हैं, अच्छा लेदर का ये भी आइटम है, ठीक है। तो इस तरीके से देखेगा तो पूरा एक इस तरीके से चीजों को कवर करना है जिससे चीजों को लंबे समय तक याद रख पाओ। अब यहां से क्वेश्चन क्या बन जाएगा, चाइना के बारे में पूछ लेंगे कि बताओ दुनिया में सबसे ज्यादा लेदर कौन एक्सपोर्ट करते हैं, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। तो क्वेश्चन को उस तरीके से भी देखा जा सकता है, तो थोड़ा सा चीजों को ढंग से देखेगा ताकि कंफ्यूजन माइंड में आप लोग के न रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर फेस्टिवल के बारे में। तो यहां पर बात की जा रही है ये जो सेलिब्रेट किया जाता है कौन से स्टेट में, और काफी ज्यादा रिसेंटली अभी ये न्यूज में भी था। तो क्वेश्चन अगर पूछ ले तो ये मत बोलना कि कहां से क्वेश्चन आगे आ रही है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। बात की जा रही है किसके बारे में, ये बात की जा रही है यहाँ पर मेदाराम जात्रा। मेदाराम जात्रा जो है यहाँ पर ये किस राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये क्वेश्चन है। ए में बोला गया तेलंगाना, बी में बोला गया मिजोरम, सी में बोला गया हिमाचल प्रदेश, और डी में बोला गया गुजरात। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, पता होगा तो आंसर होगा, और नहीं पता होगा तो भाई साहब गई भैंस पानी में, वो वाली बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि एक तरीके से फिर तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, ठीक है। तो इसका बताइए आंसर क्या सही है, ए बी सी एफ डी। तो ये आंसर आप लोग बताइए, फिर हम लोग देखते हैं सही आंसर क्या है। तो आंसर क्या है यहाँ पर, आंसर इसका ए हो गया। यहाँ पर ये जो मेदाराम जात्रा फेस्टिवल है इसको दो लड़कियों के नाम से भी यहाँ पर पुकारा जाता है। लड़कियां क्या बेसिकली मदर, और यहाँ पर ये ड्यूटर थी जिसका नाम था यहाँ पर समाका और सरलामा जात्रा। तो समाका जो थी वो यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगी मदर थी, और जो डॉटर थी उसका नाम था सरलामा, ठीक है। तो इनके द्वारा यहाँ पर जो अनजस्टिस हो रहा था लोकल एरिया में, तो उसके खिलाफ इनके द्वारा आवाज उठाई गई थी तेलंगाना के अंदर में, और यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर इनको लोगों का सपोर्ट भी यहाँ पर देखने को मिला था। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में यहाँ पर आ गया था, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जो वारंगल डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किया जाता है। एक सेंचुरी भी है जिसको आप लोग याद रखते हैं, ये यहाँ पर इतुरनगम ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप लोगों को देखने को मिलेगी, और इसी के साथ में डंडा करनी है, ये पर्टिकुलर एक फॉरेस्ट एरिया है जहां पर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये एक छोटी छोटी सी चीजें यहाँ पर, इनसे भी क्वेश्चन अगर बन गया कल को आप लोगों का, तो आप लोगों को थोड़ा सा तो आइडिया कम से कम होना चाहिए ना। और तेलंगाना वैसे भी कई बार न्यूज में रहता है, क्योंकि अभी नया नया ताजा तेलंगाना बना था, तो उसकी वजह से भी कई बार यहाँ पर इससे चीजें निकल कर बाहर आती रहती है। तो छोटी छोटी सी बातें अगर याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, वरना तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बात करते हैं, यहां पर बात की जा रही है डार्काथॉन के बारे में। ये लॉन्च की गई किस इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पूरा एक आर्टिकल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। तो इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए और बताइए यहाँ पर डार्काथॉन जो थी वो किसके द्वारा यहाँ पर लॉन्च की गई थी। तो आंसर क्या है यहाँ पर, ए में बोला गया नीति आयोग, बी में बोला गया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सी में बोला गया यहाँ पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और डी में बोला गया यहाँ पर ये हेल्थ मिनिस्ट्री, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर, ए बी सी एफ डी, ये आप लोगों को बताना है। तो अटेम्प्ट कीजिए, इसको देखता हूँ सही आंसर कौन यहाँ पर देता है, और डिटेल में टॉपिक डिस्कस किया था। आंसर यहाँ पर बी सही। बी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, बी का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया था डार्काथॉन। डार्काथॉन बेसिकली क्या था यहाँ पर, कि आज की डेट में जो डार्क वेब होता है तो उसकी पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने की बात की गई थी कि क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है कि डार्क वेब नेटवर्क पर किस तरीके से लोग जो हैं वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। तो उसके चलते जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है वो यहाँ पर काम कर रही थी। तो उसके बारे में हम लोगों ने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था कि जहां पर कितनी सारी चीजें जो है वो उल्टी सीधी बेची जाती हैं। आज के डेट में लोगों को उसके बारे में पता भी नहीं चलता है कि अंडरग्राउंड भी क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो उसको अवेयरनेस फैलाने के लिए यहाँ पर, ताकि ऐसा भी कुछ हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लग सके। और अंडर द कारपेट जो है, यानी कि एक तरीके से नहीं, वो जैसे आप लोग बात करते हैं ब्लैक मनी की, ब्लैक मनी होती क्या, अगर कोई आप लोगों से पूछ रहे, कुछ भी तो नहीं है, वो मनी है बस ओनली जो टैक्स के आप लोग बचा लेते हैं उसको आप लोग ब्लैक मनी बोल देते हैं। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो जरूरी है चीजों को प्रॉपर वे में इन्फोर्स करना, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो जो डार्काथॉन है यहाँ पर ये बेसिकली इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ये इंप्लीमेंट की गई थी, ठीक है।
तो बेसिक आंसर है यहाँ पर, बेसिकली याद रखिएगा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। तो ये आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। अब आंसर क्या हो गया यहाँ पर, आंसर तो बी बता दिया मैंने, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। पर लेकिन अगर पूछ ले कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो ये आती है किस मिनिस्ट्री के अंडर में, होम मिनिस्ट्री के अंडर में। और होम मिनिस्ट्री किसके अंडर में, ये है अमित शाह जी के अंडर में, ठीक है। और न्यू दिल्ली में आप लोगों को यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1986 में यहाँ पर ये जो बेसिकली बनाई गई थी, काफी इंपोर्टेंट ये ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या काम करती है, ये जो ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, यानी कि जो नशीली दवाइयों या फिर इलीगल दवाइयों का जो व्यापार किया जाता है उनको रोकने का काम करती है। और यहाँ पर जो इसको पावर जो मिलती है वो कहां से मिलती है, एक पर्टिकुलर एक्ट है हमारे देश में जिसको बोलते हैं हम लोग नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, ठीक है, जिसको आप लोगों को पता भी है, कई बार मैंने इसके बारे में बताया भी है, जिसको एनडीपीएस एक्ट के नाम से आप लोग जानते हैं। तो इसके तहत यहाँ पर इसको पावर मिलती है, यानी कि ये जो बॉडी है यहाँ पर इसके तहत अपनी पावर लेती है, जिसके बेस पर ये चीजों को इंप्लीमेंट करती है। तो कल को अगर कोई इस एक्ट के बारे में आप लोगों से पूछ ले तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और मिनिस्ट्री के बारे में कई बार स्टेटमेंट देकर आप लोगों से पूछ लेते हैं। ये जो एक्ट कब आया था, ये एक्ट आया था 1985 यानी कि 1985 में। और बहुत ज्यादा न्यूज में था यहाँ पर ये एक्ट उस टाइम पर, जब यहाँ पर शाहरुख खान के बेटे को ड्रग केस में पकड़ा गया था। तो उस टाइम पर भी यहाँ पर कई सारी बातें सामने निकल कर आई थी, तो इसलिए यहाँ पर इसके बारे में याद रख सकते हैं। अगर थोड़ा सा और आगे मैं आप लोगों को चीजें बताना चाहूँ यहाँ पर, तो आप लोग याद रखिएगा एक पर्टिकुलर आर्टिकल में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो कि स्टेट को रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि वो कोई भी गलत काम होता रहे, अगर यहाँ पर नशीली पदार्थ की दवाई ये सब होता रहे तो उसको रोक सके। तो याद रखिएगा जब आप लोग संविधान के अंदर पार्ट 4 के अंदर जाएंगे तो हमारी कंट्री में डीपीएसपी संविधान के अंदर हमारे द्वारा रखी गई है। तो आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक का डीपीएसपी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आप लोग बोलते हैं। तो इसके अंदर एक आर्टिकल है जिसको बोलते हैं आर्टिकल 47, यानी कि आर्टिकल नंबर 47 यानी कि 47वां आर्टिकल। ये 47वां आर्टिकल यहाँ पर ये बताता है बेसिकली कोई भी अगर नशीले दवाई ये सब चीजें यूज कर रहे हैं और इसकी वजह से इसकी हेल्थ पर यहाँ पर इंपैक्ट डल रहा है और सोसाइटी पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, तो उसको आप लोगों को रोकना है यहाँ पर। तो उसके चलते काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा था, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं यार, इनके बारे में आप लोगों को इतनी तो कम से कम चीजें पता ही होना चाहिए कि यहाँ पर ये चीजें जब कनेक्ट होने लगती है तो फिर यहाँ पर डीपीएसपी के बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये बताइए डीपीएसपी में जब आप लोग जाते हो तो यहाँ पर आर्टिकल 44 जो है वो किस चीज से रिलेटेड है यहाँ पर, तो ये छोटा सा क्वेश्चन हो गया जो कि आप लोग को पता होना चाहिए। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का ये पूरा एक टॉपिक कवर हो जाएगा आप लोग का, ध्यान से सुनिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाता है, पूरा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में डिस्कस करूंगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। तो ये बताना है कि यहाँ पर किसके द्वारा ये प्रिपेयर किया जाता है। बोला जा रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, दूसरा बोला गया यहाँ पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, सी में बोला गया यहाँ पर कंसर्न वाइल्ड जो यहाँ पर वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्थ के द्वारा, इसी के साथ में यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा, ठीक है। तो ये आप लोग को बताना है सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो ये सही आंसर आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, देखता हूं कौन सी आंसर देता है, फिर मैं डिटेल में आप लोगों को इसको समझाता हूं, ठीक है। तो आंसर क्या है, आंसर है यहाँ पर सी। समझ लेते हैं क्या क्या बातें हैं इसके बारे में। आप लोग याद रखिएगा रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में था जब हम लोगों ने बात की थी कि हमारे देश में जो महिलाएं हैं और खासकर जो बच्चे हैं वो आज के डेट में मेल नरिशमेंट का शिकार हैं। हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलेगा। हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि हमारे देश में हर सेकंड जो महिला है वो आप लोगों को एनीमिक यानी कि खून की कमी की शिकार देखने को मिलेगी, और हर तीसरा जो बच्चा है वो स्टंटिंग का शिकार आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि स्टंटिंग जो है वो आप लोगों को नजर आती है जब इंसान की हाइट जो है वो एज के हिसाब से नहीं बढ़ती है। तो यानी कि कई बार आप लोग बोलते हैं कि छोटा रह गया ये, ठीक है। जैसे बउआ आप लोगों ने मूवी देखी होगी शाहरुख खान की, तो वही वाला फंडा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये इसकी वजह से कई सारी दिक्कतें निकल कर आती हैं। तो अभी ये जब देखा गया हमारे देश में दिक्कतें क्यों निकल कर आ रही हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर में अगर पोजीशन बात करें आप लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर में, तो 101वें नंबर पर हम लोग बैठे हुए हैं। तो ये 116 कंट्री में हमारी हालत जो है वो 101वें नंबर पर है, यानी कि बस बची कुछ 10-15 कंट्री और रह गई जो हमसे नीचे है, वरना हम लोगों ने नीचे से टॉप कर रखा है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें जो अगर बात करें तो अभी जब ये यहाँ पर प्रस्तुत किया गया तो काफी ज्यादा हमारी कंट्री की एक तरीके से इंसल्ट टाइप में भी देखने को मिलेगी किस तरीके से हम लोग चीजों को लेकर चल रहे हैं। ये जो इंडेक्स था ये पहली बार जब पब्लिश किया गया था तो 2006 में ये पब्लिश किया गया था, और तब से लेकर यहाँ पर ये पब्लिश किया था हर साल अक्टूबर के महीने में। तो अक्टूबर के महीने में ये पब्लिश किया था, और 2021 में जो ये पब्लिश किया गया, ये याद रखिएगा ये इसका कौन सा संस्करण था, ये 16वां संस्करण था, यानी कि 16th एडिशन इसका था जो कि यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। इसमें 4 इंडिकेटर यहाँ पर ये यूज करते हैं जिसके बेस पर यहाँ पर ये बताते हैं। वो 4 इंडिकेटर क्या हैं, पहला तो बात करते हैं अंडर नरिशमेंट, यानी कि कुपोषण का शिकार कौन है उसके बारे में चेक करते हैं। दूसरा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये चाइल्ड वेस्टिंग के बारे में बात करते हैं, यानी कि हाइट तो ठीक रह गया पर वेट बहुत कम रह गया, ठीक है। तीसरा यहाँ पर ये स्टंटिंग के बारे में बात करते हैं, यानी कि हाइट तो काफी कम रह गई है और इसी के साथ में एज के हिसाब से दिक्कत देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी कि अंडर 5 जो एज के बच्चे हैं कितनों की डेथ हो गई है। तो ये 4 इंडिकेटर यहाँ पर इनके द्वारा फॉलो किए जाते हैं जिनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं।
और यहाँ पर स्कोर करना होता है बेसिकली जो जीरो होता है, ठीक है, तो यहाँ पर वो बेस्ट स्कोर माना जाता है, यानी कि जीरो जिसका रहेगा, यानी कि हमारी रैंक 101 है और 117 हो जाती है, 118 हो जाती, ठीक है, तो और बुरी रैंक हो जाती। पर लेकिन यहाँ पर जिसकी रैंक जो है वो जीरो है, इसका मतलब है कि वो सबसे बेस्ट कंट्री है। तो जितनी ज्यादा रैंक उतनी ही रैंक बुरी, ऐसा आप लोग इसको देख सकते हैं। तो इसके चलते फोकस दिया जाता है। और आप लोगों को पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जब हम लोग जाते हैं उसमें काफी बड़ा फोकस दिया जाता है भुखमरी के ऊपर, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में अगर पूछे कि भुखमरी को कहां पर रखा गया, क्या याद आ रहा है आप लोगों को? अगर कोई आप लोगों से पूछ ले, याद आ रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भुखमरी जो है कौन से नंबर का गोल है? चलिए देखो कौन सा, देखता हूं कौन कौन बताता है। इतनी बार आप लोगों को बताया, आंसर पता होना चाहिए, छोटी सी बात है यहाँ पर। ये सारी वो चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बार बार रिकॉल कराता रहूंगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के बेसिकली यहाँ पर, हालांकि उनके द्वारा क्रिटिसाइज किया गया इस रिपोर्ट को कि ये जो रिपोर्ट है हमको नेगेटिव तरीके से दिखा रही है, वो एक अलग बात है, ठीक है। एक याद रखिएगा यहाँ पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको FAO आप लोग बोलते हो, वो बोलती है द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड एक तरीके से नरिशमेंट इन द वर्ल्ड। तो उसके द्वारा वो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड नरिशमेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो याद रखिएगा उस रिपोर्ट के बारे में भी कई बार आप लोगों से क्वेश्चन बन जाता है कि रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो हमारी कंट्री में कई सारे मूवमेंट भी चलाए गए, आप लोगों ने देखा, जैसे कि ईट राइट मूवमेंट हो गया, पोषण अभियान हो गया, ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री मातृत्व योजना हो गया। और फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में तो मैंने आप लोगों से बात भी की थी कि चावल को सही तरीके से बनाया जाएगा, उनके ऊपर फोकस कर। तो बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जो कि आप लोग समझ सकते हैं और इनसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों ने कई बार देखे होंगे, ठीक है, डायरेक्टली। आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, नेशनल लीगल सर्विस डे के बारे में बात की जा रही है। तो किस दिन यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है? 25 जनवरी, 6 जून, 21 सितंबर या फिर 9 नवंबर। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है, ABCFD क्या सही है। तो ये तो आप लोगों को बता ही देना चाहिए मेरे हिसाब से। आंसर क्या बताइए? डी आंसर सही है, ठीक है। समझ लेते हैं पूरे टॉपिक को, क्या क्या बातें यहां पर की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा लोकसभा में भी इन्फॉर्म किया गया कि लीगल अवेयरनेस के तौर पर हम लोग कैंपेन चला रहे हैं, जिसके चलते हमारे द्वारा यहां पर लॉन्च किया गया था नेशनल लीगल सर्विस डे। तो नेशनल लीगल सर्विस डे जो है वो लॉन्च किया गया था 9 नवंबर को, जिसके चलते लोगों को यहां पर जस्टिस प्रोवाइड कराया जा सके। अगर किसी को यहां पर इतना उसका हैसियत नहीं है कि वो जस्टिस ले सके, तो फिर भी हम लोग उनको जस्टिस की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। रीजन क्या है? रीजन यहां पर यह कि देखिए जस्टिस जो है वो यहां पर पैसों के बेस पे नहीं मिलना चाहिए। और आप लोग जब संविधान के अंदर जाओगे तो आप लोगों को फंडामेंटल राइट देखने को मिलेंगे पार्ट 3 में। उसमें आर्टिकल 12 से लेके 35 तक का जब आर्टिकल आता है तो आर्टिकल 14 होता है, और इसी के साथ में आर्टिकल 22 आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं बात करते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो यहां पर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तो तभी तो यहां पर इक्वलिटी बिफोर लॉ होगी। और इसी के साथ में इस स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है आर्टिकल 39A के तहत में। तो उनको भी बताया गया है कि लोगों को फ्री लीगल एड सर्विस मिलनी चाहिए। तो आर्टिकल 39 भी यहां पर, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी स्टेट पॉलिसी का है, वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो उसके तहत यहां पर चीजों को प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। और ऑलरेडी हमारी कंट्री में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो आप लोगों को देखने को मिलता है वो 1987 में पावर में आ गया था। तो उसके चलते हम लोगों को काम करना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके ऊपर हम लोगों को काम करना चाहिए ताकि चीजों को ढंग से इंप्लीमेंट कर सके। तो ये बेसिक चीजें हैं, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन होगा। अच्छे से इसको समझिएगा और डायरेक्ट आप लोगों को पता होना चाहिए इन चीजों के बारे में। अभी जो पूरा क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है उसी के बेस पर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर ये क्वेश्चन, और मैंने बातों बातों में इसका आंसर भी आप लोगों को बता दिया है। फ्री लीगल एड जो है वो पुअर और वीकर सेक्शन को दिया जाता है। तो ये कौन से आर्टिकल में यहाँ पर मेंशन किया गया है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 16, आर्टिकल 39A या फिर आर्टिकल 49A? तो सही आंसर आप लोगों को बताना है। अभी बताया मैंने डीपीएसपी के अंदर इसके बारे में जिक्र किया है। और डीपीएसपी शब्द बोलते ही आप लोगों के 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट हो जाने चाहिए, क्योंकि ये तो फंडामेंटल राइट में आएंगे आप लोग, और ये वाले में से आप लोगों का हो गया। और अभी मैंने आप लोगों को बोला भी है, ठीक है, बताइए कौन सा है? तो आंसर है यहाँ पर बेसिकली सी से, ठीक है। तो सी में क्या बोला गया? 39A। तो 39A यहाँ पर बात करता है इक्वल जस्टिस होना चाहिए, ठीक है, फ्री एंड लीगल एड सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड करानी है। तो ये सारी बातें यहाँ पर आर्टिकल 39A जो है वो आप लोग को प्रोवाइड कराते हैं। यानी कि सिटीजन को कम से कम सिटीजन होने का कुछ तो फायदा मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर मतलब क्या रह गया? तो ये सारी चीजें आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और 14 और 22 के बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि आर्टिकल 14 और 22 जो है वो किस तरीके से यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कोई कंफ्यूजन इनको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन जो है इनके तो एक्सपेक्ट करूंगा मैं आप लोगों से आंसर, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किए थे कल ही। तो इनके बारे में तो कम से कम आप लोगों को आंसर पता होना चाहिए। बात की जा रही है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पर बेसिकली यूएई के साथ में हमारे रिलेशन के बारे में। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? इनमें बोला गया है यूएई जो है वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आप लोगों को देखने को मिलेगा। यूएई जो है वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है आफ्टर यूएसए। और यूएई जो है वो 8th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इन इंडिया। तो ये भी आप लोगों को देखना है, जो कि 11 बिलियन इन्वेस्ट कर चुका है 2000 से लेके मार्च 2021 तक का, ठीक है। एक और क्वेश्चन था मेरा यहाँ पर, ये
बेसिकली चेयरमैन एंड द मेंबर जो होते हैं एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उसके बारे में आप लोग को बताना था किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करते हैं, पर कमिटी कौन सी है जो यहाँ पर रिकमेंड करती है। बात की जा रही है प्राइम मिनिस्टर जो कि हेड होते हैं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, और यहाँ पर चौथा है यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन इन द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना ये बड़ा ही ट्रिकी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग जानकर थोड़े से हैरान भी होंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन कई बार आप लोगों से एग्जाम में बनते हैं, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पर आर्टिकल जो है वो है यूएई के बारे में। यूएई जो है इसको आप लोग बोलते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। तो ये यूएई आप लोग को देखने को मिलेगा। यूएई को अगर मैप में आप लोग देख पा रहे हैं तो ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो आप लोग को यहाँ पर पर्शियन गल्फ देखने को मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा इधर आप लोग आएंगे तो आप लोग को गल्फ ऑफ ओमन देखने को मिलेगा, और यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम कर अगर आप लोग देखोगे तो स्टेट ऑफ हार्मुज आप लोग को देखने को मिलेगा, जो कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमन को कनेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। अभी आप लोग देखोगे यहाँ पर खुल जा सिम ये खुल गया, ठीक है। फिर बंद हो गया, एक सेकेंड, खुल जा, अब खुलेगा। तो ये हो गया स्टेट ऑफ हार्मुज, तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। तो यहाँ पर ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमन को आपस में कनेक्ट तो करता हुआ यहाँ पर नजर आता है। तो ये कई बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो समझते हैं इसके बारे में। तो हमारी कंट्री और इसके बीच में भी एग्रीमेंट देखने को मिला, तो उसके बारे में ये ऑप्शन थे आप लोगों के सामने। तो कौन सा आंसर सही है हम लोग ये समझ लेते हैं, ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो उसके बारे में पूरी वो नहीं कहते ऊपर नीचे उसका देखना चाहिए ढंग से, ताकि अगर क्वेश्चन बने तो आप लोग उसको ढंग से आंसर दे सको, और तभी चीजें हैं आप लोग समझ पाओगे। उसको टॉपिक की तरीके से आप लोग कवर करके चलना है, ताकि क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको एग्जाम में आप लोग कंफर्टेबल फील करो। तो आंसर तो इसका बी हो गया। बी हो गया मतलब यानी कि 2 और 3 सही है, और फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। अब वो कैसे समझ लेते हैं। जो यहाँ पर बात करें पार्टनरशिप प्रोग्राम के बारे में, अगर आप लोग समझोगे तो यहाँ पर बेसिकली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बेसिकली बात की जा रही है, जो कि आप लोग समझ सकते हैं। इसके बारे में क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ ले तो आप लोग कोई कंफ्यूजन इसको नहीं रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है बेसिकली एक तरीके की पार्टनरशिप यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है। तो यहाँ पर ये अब तक हम लोगों ने 2 देशों के साथ में साइन किए, एक तो है साउथ कोरिया और दूसरा है जापान, और तीसरा भी यहाँ पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यहाँ पर होने जा रहा है। तो इसके चलते दोनों कंट्री के बीच में जो है वो व्यापार काफी ज्यादा बढ़ने वाला है, और यूएई और इंडिया के बीच में 8 लार्जेस्ट इन्वेस्टर आज के टाइम में आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर इसके बारे में बात करते हैं। और आने वाले टाइम पर इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा बढ़ने वाला है यूएई और इंडिया के बीच में। आप लोगों को मैंने बताया था आईआईटी यहाँ पर पहली बार देश का जो आईआईटी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खुलने वाला है। तो ये काफी बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में आईपीएल जैसे होता है हमारे देश में, ऐसे ही आईपीएल आप लोगों को आईपीएल टाइप में ही जैसे यूएई में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। वहां पर बेसिकली बोले जा रहे हैं कि शाहरुख खान हो गए और यहाँ पर और भी कई सारे लोग हो गए, उनके द्वारा बोला जाएगा वहां पर भी टीम वो है खरीदेंगे। अब हमारे देश के प्लेयर भी वहां पर खेलने जाएंगे, तो क्रिकेटर जो है उनका जो भविष्य है फ्यूचर में काफी ज्यादा चमकने वाला है, इन चीजों को अगर ध्यान में रख के चला जाए तो, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली क्वेश्चन। आगे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन था मैंने आप लोगों से पूछा था किसके बारे में, ये था बेसिकली नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या बातें हैं, एक एक कर पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए। पहले बोला गया कि हेड कौन होता है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होता है। दूसरा बोला गया स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं इसके मेंबर, चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के, और लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं दोनों हाउस में। तो सही आंसर यहाँ पर आप लोग क्या देखने को मिलेगा, तो ये आप लोग यहाँ पर बताना है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछ लिया जाता है यहाँ पर इसके चलते, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं कि सही आंसर यहाँ पर क्या है, ताकि आप लोग चीजों को समझ पाए और चीजों को समझ पाए कि क्या है यहाँ पर करेक्ट, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही है पहले आप लोग ये बताइए एक बार वीडियो को पॉज करके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोग इसको ध्यान से समझोगे तो आप लोग समझ पाओगे कि ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो एग्जाम में घूम जाता है इंसान, ऐसा क्वेश्चन है ये। रीजन क्या है इसका, रीजन यहाँ पर है कॉमन सेंस भी आप लोगों को यूज करनी है इस क्वेश्चन के अंदर में। आंसर क्या है इसका, आंसर है इसका बी कैसे, क्योंकि सी जो है ये गलत है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बोला गया, और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो होते हैं वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो उस कमेटी में थोड़ी ना आएंगे, जिसके प्राइम मिनिस्टर हेड बन गए उसके नीचे वाइस प्रेसिडेंट थोड़ी ना आकर बैठेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो एनएचआरसी जो है यहाँ पर वो एक मल्टी मेंबर बॉडी है यहाँ पर, जिसमें आप लोगों को चेयरपर्सन और 7 अदर मेंबर देखने को मिलेंगे। इसमें जो अदर पर्सन है यहाँ पर जैसे 7 पर्सन हो गए, ठीक है। 3 जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं, जैसे माइनॉरिटी कमीशन है ना, उनके बेसिकली चेयरमैन आप लोगों को यहाँ पर कई बार देखने को मिलते हैं, तो वो हो गए बेसिकली अलग से। और अपॉइंटमेंट करने के लिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट और यूनियन होम मिनिस्टर। तो टोटल मिलाकर 6 मेंबर की बॉडी होती है। क्यों, क्योंकि 2 यहाँ पर है लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में और लोकसभा में, उनकी बातें की जा रही है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर बी हो गया। तो ये बहुत ही एक बेहतरीन और उम्दा किस्म का क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो, जिसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आई होप कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा इसमें से जरूर।
तो कैसा रहा ये लेक्चर आप लोग जरूर बताएगा, आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया कि नहीं किया है। बाकी अगर आप लोगों को लगता है इसकी पीडीएफ आप लोगों के पास में होनी चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर पीडीएफ जो है आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, सारी पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। और मेरे साथ में आप लोग ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर भी कनेक्ट रह सकते हैं अगर ऑलरेडी आप लोग यहाँ पर है तो। बाकी आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो इसी के साथ में मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार, और हाँ, मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। खुश रहने की कोशिश करा करो हर टाइम हर सिचुएशन में, तभी जिंदगी को अच्छे से लेकर चल पाओगे। ठीक है।